हेलो गाइस, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं कुलदीप आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने स्टडी चैनल अध्ययन वे टू सक्सेस में। और आज हम बात करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट जीके के कुछ क्वेश्चंस हैं, 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम्स में कई बार पूछे गए हैं। तो आज हम उनको देखते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं। तो आप अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इस वीडियो को शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा कि किसी को भी नॉलेज मिल जाएगी। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पे कि सॉरी गाइस, कि 2600 ईस्वी पूर्व से 1900 ईस्वी पूर्व तक भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिम में कौन सी सभ्यता रही है। तो वैदिक काल, सिंधु घाटी, कुषाण साम्राज्य या महाजनपद। तो ये है ऑप्शन बी, सिंधु घाटी सभ्यता। ये 2600 से 1900 ईस्वी पूर्व तक भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिम में रही है। चलते हैं क्वेश्चन पे कि हर्षवर्धन के राज्य का समय काल क्या था। तो ये ऑप्शन है, ये है 606 से 647, यानी कि ऑप्शन बी 606 से 647 भी। हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश का राजा था जिसने 606 से लेकर 647 तक राज्य किया। हर्ष के बारे में जानकारी हर्ष चरित्र से मिलती है, जिसकी रचना उसके जो दरबारी कवि बाण भट्ट ने की थी। बाण भट्ट ने उसकी रचना की थी हर्षचरित्र की। चलते हैं क्वेश्चन पे कि नेपोलियन बोनापार्ट सॉरी गलत लिख गया है, नेपोलियन बोनापार्ट किस वर्ष सम्राट बना था। तो ये है 1804 में। चलते हैं क्वेश्चन पे कि अमेरिका में शीरा के आयात पर रोक हेतु पारित 1764 ईस्वी का अधिनियम क्या कहलाया था। तो ये है शुगर एक्ट कहलाया था। ये शुगर एक्ट कहलाया था। चलते हैं क्वेश्चन पे कि अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य मंडल का सचिवालय कहाँ है। तो ये है पेरिस में। अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य मंडल की स्थापना कब हुई थी? 1919 में। और इसका सचिवालय कहाँ है? पेरिस में। चलते हैं अगले क्वेश्चन में कि भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम कब पारित हुआ। तो ये है 2007 में। ऑप्शन बी 2007। भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम दिसंबर 2007 में पारित हुआ। यह है भारत में 12 अगस्त 2008 में लागू हुआ। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर किसने बनवाया था। तो एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर बनवाया था राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने। एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर राष्ट्रकूट राजा प्रथम ने बनवाया था। यह है चट्टान स्थित प्रसिद्ध कला है। एलोरा के 34 मठों और गुफाओं में से कैलाश मंदिर विश्व प्रसिद्ध है। चलते हैं क्वेश्चन पे कि धन विधेयकों का जिक्र संविधान के किस अनुच्छेद में है। धन विधेयकों का जिक्र संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो ये है अनुच्छेद 110। ये वित्त विधेयक जो अनुच्छेद 110 में उल्लिखित नियमों पर आधारित होते हैं वे धन विधेयक कहलाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में है। तो क्या क्या है? सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, वन, स्टॉक एक्सचेंज और कृषि। तो क्या है समवर्ती सूची में? वन आ जाते हैं आपके समवर्ती, यानी कि जो राज्य सूची और केंद्र सूची दोनों के जो विषय हो सकते हैं। समवर्ती सूची जो केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं वो समवर्ती सूची होती है। तो वन जो है उनमें कोई भी बना सकता है। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि तृतीय तमिल संगम का अध्यक्ष कौन था। तृतीय तमिल संगम का अध्यक्ष कौन था। तो ऑप्शन है नक्कीर, इलारा, चिंतामणि या इनमें से कोई नहीं। तो ये है नक्कीरर। तृतीय तमिल संगम के अध्यक्ष नक्कीरर थे। इस समय को तमिल साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। इनका जो टाइम था उसे स्वर्ण युग कहा जाता है तमिल साहित्य का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो ये हैं लाला लाजपत राय। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन का पहला अधिवेशन कब हुआ था? 31 अक्टूबर 1920 को बॉम्बे में हुआ था। कहाँ हुआ था?
बॉम्बे में हुआ था और लाला लाजपत राय ने इसकी अध्यक्षता की थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने गुलामी को संपूर्ण रूप से बंद कर दिया था? तो ये है अब्राहम लिंकन ने। अब्राहम लिंकन ने गुलामी को बंद कर दिया था। संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर कहाँ स्वीकार किया गया था? तो ये है सैन फ्रांसिस्को में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि स्टिलवेल रोड भारत को किस पड़ोसी देश से जोड़ता है? तो स्टिलवेल रोड ये चीन से जोड़ता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि कुंभलगढ़ राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के किस जिले में है? कुंभलगढ़ राष्ट्रीय उद्यान ये है राजसमंद में। ऑप्शन ए राजसमंद में। सॉरी। चलते हैं क्वेश्चन में कि भूगर्भिक रिफ्ट अथवा भ्रंश का कारण किस स्थलाकृति की रचना होती है? तो ये होती है रिफ्ट घाटी की। विवर्तनिक गतिविधियों के कारण जो उत्पन्न होने वाला भ्रंश होता है उससे रिफ्ट घाटी का निर्माण होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि समाज के गरीबों की मदद के लिए सरकार उन्हें बफर स्टॉक से बाजार मूल्य से बहुत कम कीमत पर अनाज प्रदान करती है। इस कीमत को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है इशू मूल्य। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि संसदीय प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा कार्यकारी जिम्मेदार है? कौन सा कार्यकारी जिम्मेदार? तो कार्यकारी जिम्मेदार कौन होगा? विधायिका के लिए। आंसर बी। चलते हैं क्वेश्चन पे कि पोरुंथल गांव में पहली शताब्दी ईस्वी पूर्व से दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व तक के शीशे के मनके के कारखाने मिले हैं। यह है गांव कहाँ है? तो ये है ऑप्शन बी तमिलनाडु। चलते हैं अगले क्वेश्चन में कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से अग्निवेदिकाएं प्राप्त हुई हैं? तो अग्निवेदिकाएं प्राप्त हुई हैं कालीबंगन से। कालीबंगन सिंधु घाटी सभ्यता का एक बहुत ही प्रमुख स्थल है। यहाँ से ऊँटों की हड्डियाँ, अग्निवेदिकाएं, जुते हुए खेत आदि प्रमुख कई सारे साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि अमौसी हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में। चलते हैं क्वेश्चन में कि हमीम हमाम किस राजा के शाही स्कूल का मुख्य संचालक था? हमीम हमाम किस राजा के शाही स्कूल का मुख्य संचालक था? तो ये था ऑप्शन ए अकबर। क्योंकि हमीम हमाम अकबर शाही के स्कूल का संचालक था और अकबर के नवरत्नों में से भी यह एक था। चलते हैं अगले क्वेश्चन में कि विश्व की सबसे प्राचीन वर्णमाला के रूप में प्रसिद्ध मिस्री लोगों द्वारा आविष्कृत वर्णमाला में कितने अक्षर होते थे? ये है 24। जो प्राचीन वाला जो मिस्री लोगों द्वारा बनाई गई थी उसमें 24 अक्षर होते थे। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से किस घटना के दौरान सूर्य और पृथ्वी के बीच दूरी सबसे अधिक होती है? तो ये है एफेलियन। एफेलियन में सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी होती है यह सबसे अधिक होती है। इस दौरान सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी लगभग 152 मिलियन किलोमीटर होती है। मिलियन किलोमीटर होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि ओगादोगु निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? तो ये है बुर्किना फासो। ऑप्शन ए बुर्किना फासो। बुर्किना फासो कहाँ है? ये पश्चिमी अफ्रीका में स्थित है जिसकी राजधानी ओगादोगु है और इसका जो बुर्किना फासो का जो कुल क्षेत्रफल है ये 2,74,200 है। 2,74,200 वर्ग किलोमीटर है। चलते हैं क्वेश्चन पे कि कंपास की सुई किस दिशा की ओर संकेत करती है? कंपास की सुई किस दिशा की ओर संकेत करती है? तो ये चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव की ओर संकेत करती है और चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव भौगोलिक उत्तरी ध्रुव में स्थित है। फिर चलते हैं क्वेश्चन पे कि 1982 में स्थापित होने पर नाबार्ड की
प्राधिकृत पूंजी और भुगतान पूंजी क्रमशः क्या थी? तो ये है 500 करोड़ और 200 करोड़। नाबार्ड जो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। तब इसकी जो प्राधिकृत पूंजी थी 500 करोड़ थी और जो भुगतान पूंजी थी वो 200 करोड़ थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में कौन सी घटना 14 जून 1945 को घटित हुई थी? तो ये था, इस दिन वेवेल प्लान प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन बी, वेवेल प्लान प्रस्तुत किया गया था। 1945 में जो वेवेल योजना शिमला में पेश किया गया था, इसे शिमला सम्मेलन भी कहा जाता है। इस सम्मेलन में वायसराय और भारतीय नेताओं के बीच बैठक हुई और इस योजना के तहत कार्यकारी परिषद के सभी सदस्य भारतीय चुने जाने का प्रस्ताव जो है वो रखा गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन में कि स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक आहे आणि तुम्ही मिळवणारच, यानी स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा। यह बयान गंगाधर तिलक ने कहाँ दिया था? पुणे में, यरवदा जेल में, न्यायालय में या मांडले जेल में? तो ये है न्यायालय में, इन्होंने न्यायालय में दिया था। बाल गंगाधर गरम दल के नेता थे, उन्होंने न्यायालय में न्यायाधीश के सामने कहा था स्वराज हा माझा जन्मसिद्ध हक आहे, और इसके बाद उन्हें 7 वर्ष के लिए जेल भेज दिया गया था। चलते हैं क्वेश्चन पे कि डी दिवस वह दिन है जब, तो ये है जब जर्मनी ने ब्रिटेन के साथ युद्ध छोड़ा, या मित्र सेनाएं नॉर्मंडी पर उतरी, या संयुक्त राज्य अमेरिका ने अमेरिका पर परमाणु बम छोड़ा, या जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के सामने आत्मसमर्पण किया। तो डी दिवस है मित्र सेनाएं जब नॉर्मंडी पर उतरी, तो ये है ऑप्शन बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव कितने वर्ष तक अपने पद पर काम कर सकता है? संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव कर सकता है अपने पद पर 5 साल के लिए काम कर सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि मानववाद के प्रमुख प्रवर्तक कौन थे? मानववाद के प्रमुख प्रवर्तक थे पेट्रार्क, ऑप्शन बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि विश्व के 25% यानी सर्वाधिक थोरियम के भंडार किस देश में स्थित हैं? तो ये है ऑप्शन ए, भारत। चलते हैं क्वेश्चन पे कि चक्रशिला वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? चक्रशिला वन्यजीव अभ्यारण्य है आपका असम में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह भौमिक ग्रह का उदाहरण है? तो ये है पृथ्वी। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ग्रह को आंतरिक ग्रह कहा जाता है। यह ग्रह सूर्य के अपेक्षाकृत समीप हैं, इन्हें भौमिक ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि यह ग्रह जो भी हैं ग्रह हैं चट्टानों, धातुओं इत्यादि भारी घनत्व युक्त पदार्थों से बने हैं। सॉरी, ये ग्रह लिखा होना चाहिए, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। चलते हैं क्वेश्चन पे कि कोर मुद्रास्फीति सामान्य मुद्रास्फीति से क्यों अलग है? क्योंकि कोर मुद्रास्फीति वस्तुओं के विशेष हिस्से की मुद्रास्फीति दर है, ऑप्शन सी। कोर मुद्रास्फीति मुख्य रूप से ऊर्जा, खाने की वस्तुओं की मुद्रास्फीति है। यह मुद्रास्फीति का साधारण मुद्रास्फीति से अच्छा सूचक है। चलते हैं क्वेश्चन पे कि भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह है दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का उत्तराधिकारी कौन बना? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का उत्तराधिकारी कौन बना? तो ये था कुमारगुप्त प्रथम, ऑप्शन ए। चलते हैं और गुप्त काल में सर्वाधिक अभिलेख कुमारगुप्त प्रथम के ही प्राप्त हुए हैं। चलते हैं क्वेश्चन पे कि भारत के केंद्रीय सेक्टर व अधोसंरचना पर ब्रिटिश सरकार ने सबसे ज़्यादा निवेश कब किया? तो ये किया सबसे ज़्यादा
19वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटिश सरकार ने भारत में अधोसंरचना, जैसे बात करें तो यातायात, डाक सेवाएं व अन्य कई सारी सेवाएं शुरू की, और इनका जो मुख्य उद्देश्य था कि ब्रिटिश सरकार के कार्य को बहुत ही आसान बनाना था, कि ये सब चीज़ें इस कार्य को आसान बनाएं। चलते हैं क्वेश्चन पे कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर इम्पीरियल मेट्रोलॉजिकल रिपोर्टर की स्थापना की गई थी? 1875 में बदलकर भारतीय मौसम विभाग कर दिया गया। तो यह किया गया था कलकत्ता, ऑप्शन सी, कलकत्ता में। भारतीय मौसम विभाग का मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय है। इसकी स्थापना 1875 में की गई थी और यह है भू विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि सन 1718 में वाल्तेयर ने अपनी प्रथम रचना प्रकाशित करवाई, उसका नाम क्या है? उसका नाम है ओदीप, ऑप्शन बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि पृथ्वी के अनुमानित आयु लगभग कितनी है? तो ये है 4.5 अरब वर्ष, ऑप्शन बी। सूर्य से दूरी के अनुसार पृथ्वी सौर मंडल का तीसरा ग्रह है और पृथ्वी अन्य ग्रहों की भांति बृहद विस्फोट के बाद अस्तित्व में आया हुआ है। चलते हैं क्वेश्चन पे कि माधव राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? तो माधव राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी। और ये कहाँ है? मध्य प्रदेश के शिवपुरी, मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित में है और ग्वालियर क्षेत्र में है। यह लगभग 354 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ पे अनेक जंगली पर्वत, घास का मैदान है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि राष्ट्रसंघ की असेंबली में सदस्य राष्ट्र के कितने प्रतिनिधि होते थे जिनमें से मत देने का अधिकार एक को ही था? तो ये है 3 लोग। राष्ट्रसंघ की असेंबली में सदस्य राष्ट्र के 3 प्रतिनिधि होते थे जिनमें से सिर्फ एक लोग को मत देने का अधिकार होता था। चलते हैं क्वेश्चन पे कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत आइबेरियन प्रायद्वीप को शेष यूरोप महाद्वीप से अलग करता है? तो ये है पायरनीज पर्वत श्रृंखला दक्षिणी पश्चिमी यूरोप में है और अनेतो पर्वत इस श्रेणी का सबसे ऊंचा पर्वत है। अनेतो पर्वत इस श्रेणी का सबसे ऊंचा पर्वत है। इसकी ऊंचाई 3404 मीटर है और पायरनीज पर्वत श्रेणी की लंबाई 491 किलोमीटर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि भारतीय मंदिरों में से कौन सी विशेषताएं मिस्र के मंदिरों के पायलन्स जैसी दिखती हैं? तो ये है गोपुर। भारतीय मंदिरों में गोपुर मिस्र के मंदिरों के पायलन्स जैसे दिखते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि भारत में निम्नलिखित में किसका वेतन आयकर से मुक्त है? तो ये क्वेश्चन आप लोग बताएंगे और इस क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देखते हैं कि कितने लोग कमेंट करते हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और पढ़ते रहें। और लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ा दिया गया है, तो घरों में रहें, सेफ रहें और टाइम का सही यूज़ करते रहें, पढ़ाई करते रहें। तो इसी के साथ चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू गाइज।